नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में किस कदर कोरोना का कहर जारी है। अब तक 1830 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 205 स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि 92 लोगों की मौत हो गई है। अकेले आज इंदौर में ही 84 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की संख्या यहां पर बढ़कर 1029 हो गई। संक्रमण के मामले बढ़कर 1029 हो गए। इंदौर में अब तक कोरोना के चलते 55 लोगों की मौत हो चुकी है। 79 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बात उज्जैन की करें, 102 संक्रमण के मामले सामने आए। 11 लोगों की मौत हो गई। 4 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। दूसरे जिलों की बात करेंगे, भोपाल में 340 कोरोना संक्रमण के मामले, 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। 78 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मुरैना में 14 मामले सामने आए और 14 मामले में जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इसके अलावा जबलपुर की ये नक्शे को आप ध्यान से देखिए, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नीचे भी हम लगातार आपको जिलेवार आंकड़े बता रहे हैं। जबलपुर में 34 कोरोना संक्रमित मरीज मामले सामने आए। 34 मामले, 1 की मौत हुई, 7 मरीज स्वस्थ हो गए। ग्वालियर में 8 मामले सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हो गए। शिवपुरी में 2 मामले सामने आए, दोनों स्वस्थ हैं। खरगोन में 60 मामले सामने आए, 5 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 7 मरीज स्वस्थ हो गए। छिंदवाड़ा में 4 मामले सामने आए, 1 मरीज की इनमें से मौत हो गई है। बड़वानी में 24 मामले, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 25, श्योपुर में 4, रायसेन में 26, खंडवा में 35 मामले सामने आए हैं। धार में 36 मामले सामने आए हैं। देवास में अब तक 20 मामले सामने आए हैं, 6 मरीजों की मौत भी हुई है। शाजापुर में 6 मामले सामने आए, 1 मरीज अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुका है। सागर में 5 मामले सामने आए, मंदसौर में 8 मामले सामने आए, रतलाम में 12 मामले सामने आए हैं, सतना में 2 मामले, टीकमगढ़ में 2 संक्रमण के केस, आगरमालवा में 11 मामले, अलीराजपुर में 3 मामले, राजगढ़ में 1 मामला और डिंडौरी में 1 मामला सामने आया है। और मध्य प्रदेश में शुरू हो सकता है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए। नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी है। ईमेल से जानकारी भेजकर अस्पताल इसे शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन आईसीएमआर की गाइडलाइन को आधार मानना होगा। उसकी जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। और कोरोना के जरिए कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर माना जा रहा है। कंट्रोल में आ गई है। अभी करीब हमारे यहां पर 1852 पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, जिसमें सिर्फ इंदौर शहर के ही 1052 है। 1000 से अधिक इंदौर के ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी केस तो मिल रहे हैं, पर मृत्यु दर जो है वो अब हमने 10% से घट के हमारी 4.8 पे आ गई है। जो प्रसन्नता की बात है कि अब मृत्यु दर हमारे यहां पर कंट्रोल में आ गई है। 2 बातें सिर्फ मुझे आपसे निवेदन करना थी। एक तो जो अभी इन्होंने बताया, जो प्लाज्मा थेरेपी है उसकी अनुमति मध्य प्रदेश से हमारे जेडी ने भी मांगी है और अरविंदो अस्पताल ने भी मांगी है प्लाज्मा थेरेपी की। वो अनुमति आ जाए। दूसरा, हमारे यहां जांच नोएडा में गई है तो नोएडा में काफी विलंबित हो गई है, जांच रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। हमारी वहां पर 1700 के लगभग जांच पड़ी हुई है। दूसरा, भाई साहब, अभी हमारे पास में जो मशीनें तो पर्याप्त हैं, मशीनें और भी आ जाएंगी, पर किट नहीं है। जांच किट आपको स्पेशल हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। हम काफी मेहनत कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी काफी मेहनत कर रहे हैं, इस पूरे विषय को संभाल भी रहे हैं। अगर जांच किट आपके यहां से जल्दी से आ जाए तो हमको बहुत राहत हो जाएगी और बड़ी मदद मिल जाएगी। और शिवराज सरकार को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 1 महीने में ही सरकार की कोशिशों का असर दिखने लगा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि शिवराज सरकार की लड़ाई कोरोना के खिलाफ जारी है। केवल 4 जिलों को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। काल में केवल सिर्फ कोरोना का संकट था, उसमें पूरे लगातार शिवराज जी और उनकी पूरी टीम लड़ती रही और आज हम इस संकट से पार पाए। मध्य प्रदेश में केवल 3 जिले ऐसे हैं जिन पर आज हमें और अधिक चौकसी रखने की जरूरत है। शिवराज जी ने भी इस बात की घोषणा की है, इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, हम लगे हैं। बाकी सामान्य जिलों में हमने रबी की फसल की खरीदारी शुरू कर दी है।
किसान भाइयों की सारे जो है तौल काटे हमारे शुरू हो गए, हमारे सामान्य जिंदगी धीरे धीरे चलना शुरू हो गई है। तो सामान्य जिंदगी धीरे धीरे चलना शुरू हो गई है। आप इस पर हंस भी सकते हैं, मुस्कुरा भी सकते हैं, ठहाका भी लगा सकते हैं। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर चिंता जताई है। टेस्टिंग किट खत्म होने की खबरों पर उन्होंने चिंता जताई है। इंदौर भोपाल में टेस्टिंग किट खत्म है, ये अगर ये बात सही है तो ये चिंताजनक है। सैंपलों की पेंडेंसी बढ़ते जा रही है, ये कहना है कमलनाथ का। ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल उठाए हैं। टेस्टिंग किट की कमी कोरोना से लड़ाई को प्रभावित करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर यह सवाल किया है, सरकार और जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? किट की कमी पता होने पर भी समय पर कदम क्यों नहीं उठाए? सरकार से तत्काल जरूरी कदम उठाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर निशाना भी साधा है और दावों पर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है कि जो मजदूरों के खाते में पैसे भेजे गए वो कहां हैं। उन्होंने गोपाल भार्गव के बयान का जिक्र भी कर दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि भार्गव ने खाते में पैसे जाने से इनकार किया था, उनके इलाके में मजदूरों को पैसे नहीं मिले हैं, गरीब मजदूरों के खाते में जल्द पैसे भेजे जाएं। कमलनाथ ने इस बाबत सीएम शिवराज को पत्र भी लिखा है। उन्होंने ये भी मांग की है कि किसानों से ऋण वसूली स्थगित कर दी जाए। संकट के समय किसानों से ऋण वसूली को बंद किया जाना चाहिए। अनाज बेचने जा रहे किसानों पर सहकारी समितियों के दबाव बनाने को भी उन्होंने गैर वाजिब करार दिया। और इस वक्त क्या कुछ कोरोना को लेकर स्थिति है, क्या अपडेट्स हैं, इसके लिए आपको सीधे हम सुनवाते हैं क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। करने के लिए सरकार ने सौदा पत्र की सुविधा दी है, जिसके द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान बिना मंडी जाए गेहूं व्यापारियों को बेच सकता है। आईएमसीटी ने मेदकवास गांव में सौदा पत्र डायरेक्ट एग्री मार्केटिंग का उपयोग कर चुके किसान और ट्रेडर के साथ इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी ली। आईएमसीटी निरंतर प्रशासन के साथ चर्चा कर रही है कि किस प्रकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग की मॉनिटरिंग को और भी पुख्ता की जाए, टेस्टिंग और सैंपलिंग फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, सौदा पत्र के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए और स्लम्स एवं बस्तियों में पौष्टिक राशन की सप्लाई बढ़ाई जाए। टीम ने माननीय मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया। अब मैं आपको मुंबई की आईएमसीटी टीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। आईएमसीटी ने धारवी, गोवंडी और वडाला के स्लम एरियाज का दौरा किया। धारवी के कंटेनमेंट जोन में उन्होंने पाया कि चूंकि लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रतिबंध के बावजूद उन्हें घर के बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि उपयुक्त लोकेशंस को ढूंढकर उन पर पोर्टेबल टॉयलेट्स को लगाया जाए, जिससे कि कम्युनिटी टॉयलेट्स के अनुपात में वृद्धि हो। धारवी में प्रशासन होम क्वारंटाइन पर निर्भर है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया कि लगभग 2000 से 3000 लोगों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की सुविधा का उपयोग किया जाए, टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई जाए और स्थानीय वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सर्वेलेंस टीम्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। टीम ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन वगैरह का भी दौरा किया और सभी स्टेक होल्डर्स, खासकर एनजीओज के साथ काफी विचार विमर्श किया। आईएमसीटी ने इस पर भी चर्चा की कि किस प्रकार नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज का मुद्दा हल किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री और सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सभी आईएमसीटीज अपने सुझाव और विचार राज्य सरकारों के साथ साझा कर रही हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम मिलकर स्थिति में सुधार लाएं और कोविड-19 को फैलने से रोकें। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूं हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। कल से भारत में कोविड-19 की टोटल एडिशनल संख्या 1684 केसेस आए हैं, which takes our total confirmed cases to 23,077. Total cases under medical supervision are 17,610.
कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है और हम सबका प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। हम सबके लिए महत्वपूर्ण है कि कम्युनिटी और सरकार द्वारा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए इस कलेक्टिव एफर्ट्स में हम लोग लगे रहें। हमें देखना है कि इन जिलों में कोई नया केस ना आए और नए जिले इस श्रेणी में शामिल होते रहें। जहां तक वो जिले हैं जिनमें अभी तक कोई केस आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, यह महत्वपूर्ण है कि वे जिले ग्रीन जोन में ही बने रहें और कोई भी इंपोर्टेड केस उस जिले में ना आए। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूअस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि लाइव सेव्स करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है। पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज है तो बहुत जरूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएं। इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की, एनकरेज करने की बहुत जरूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने देश में किए एफर्ट्स के बारे में अपना यात्रा को साझा किया। उन्होंने विशेष रूप से यह हाईलाइट किया कि भारत के मैनेजमेंट एफर्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंटेनमेंट एफर्ट्स इन दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बातचीत की। उन्होंने रेड क्रॉस से सफिशिएंट ब्लड स्टॉक्स को इंश्योर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जरूरत हो तो डोनर्स को पिक और ड्रॉप करने जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएं। उन्होंने रेड क्रॉस को सुझाव दिया कि वे रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें जिन्हें ब्लड डोनेशन के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है। उनसे प्राप्त कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को कोरोना अफेक्टेड पेशेंट के अर्ली रिकवरी के लिए भविष्य में यूज करने का स्कोप हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए कोविड-19 सेवा ट्विटर हैंडल शुरू करने की घोषणा भी की, जिससे कि ट्रेन्ड एक्सपर्ट द्वारा रियल टाइम में ऑथेंटिक हेल्थ और पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पंचायत के सरपंचों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सरपंचों ने लॉकडाउन मेजर्स को मेंटेन रखने के से संबंधित अपने अनुभवों और प्रयासों को भी शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के दौरान ही हम बेस्ट और सच्चा पाठ सीखते हैं और कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है जो है आत्मनिर्भरता। उन्होंने पंचायतों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर मजबूत करने के लिए और बेटर विजिलेंस के लिए कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी अपील की। आज हम लोगों के साथ डायरेक्टर एनसीडीसी डॉक्टर एसके सिंह और साथ ही मेंबर नीति आयोग डॉक्टर वीके पाल भी उपस्थित हैं। वह चेयरमैन है एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप 1 जो कि मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्दर ऐड करें। धन्यवाद। एनसीडीसी प्लीज फर्स्ट। आज मैं आपको भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सर्विलेंस और रिस्पांस सिस्टम जो कि
पूरे हमारे देश के 734 जिलों और 37 राज्यों में फैला हुआ है, इस पर बीमारी में किस प्रकार ये सर्विलेंस सिस्टम अपना योगदान दे रहा है और किस प्रकार इस सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से हम न केवल राज्यों से बीमारी के डाटा को एकत्र कर पा रहे हैं, बल्कि साथ ही उस डाटा का हम इफेक्टिव एनालिसिस। के बाद आपका स्वागत है। देश भर में लॉकडाउन के चलते ट्रेनों के पहिए थमे हैं। इसके चलते स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय संस्थाएं उन्हें थोड़ी बहुत मदद तो कर रही हैं। कुछ मदद बीजेपी के विधायक विश्वास सारंग ने भी की, लेकिन अब कुलियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इंजन की आवाज और सीटी बजते से ही कुली ट्रेनों की ओर दौड़ जाते थे और यात्रियों का सामान उठाने का काम करते थे। लेकिन बीते 1 महीने से ट्रेन गाड़ियों के पहिए पूरी तरीके से जाम हो गए और कुलियों का जीवन अब बेपटरी हो चला है। 1 महीने का समय बीत चुका है और कुलियों के सामने भी जीवन यापन को लेकर संकट खड़ा हो गया है। 1 महीने का समय बीत चुका है, रेलगाड़ी की सीटी बजती थी, आप लोग दौड़ते थे। अब किस तरीके से आप लोगों के हालात हो गए? हमारे इस टाइम हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारे पास ना कोई धंधा है, ना हमारे पास पैसा है। हमारा स्टेशन का ही धंधा था और वो ही हमारा ख़त्म हो चुका है। हमारे घर में ना कोई राशन पानी, ना कोई पैसा, और हम इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 300 से ज़्यादा कुली भोपाल के, हबीबगंज स्टेशन, इटारसी स्टेशन के, कैसे इन लोगों का गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? देखिए, ये एक ऐसा वर्ग है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। लॉकडाउन होने के कारण, ट्रेन बंद होने के कारण निश्चित रूप से इनको दिक्कत आ रही है और इसीलिए हमने ये निश्चित किया है कि हम इनके निदान के लिए कुछ काम करें। वैसे नरेला विधानसभा में हम हर सेगमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 57 हमारे साझा चूल्हा कम्युनिटी किचन चल रहे हैं और हम 50,000 लोगों को रोज भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। तो पहले ये तय किया गया था कि 15 अप्रैल के पास से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा देने के बाद ट्रेनों के पहियों को जाम रखा गया है। लेकिन अब कुल ट्रेनों की आवाजाही कब से शुरू होगी, कब से पटरियों पर ट्रेन दौड़ेगी और कब इन कुलियों की जीवन की जिंदगी दौड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इंदौर के इंडेक्स अस्पताल में कैलाश विजयवर्गीय बिना पीपीई किट लगाए पहुंच गए। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ मरीजों से मिलने, उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने पीपीई किट का इस्तेमाल नहीं किया। सवाल ये भी कि जो तय नियम बनाए गए हैं उसका पालन करने से माननीय बचते क्यों हैं, भागते क्यों हैं, क्यों नहीं इनका पालन करते हैं? या हो सकता है कोरोना इनसे डरता हो। आत्मविश्वास के साथ और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस प्रकार आपकी सेवा की है, आप विजेता की तरह बाहर आए। आपने काल के दरवाजे को खटखटाया और वापस आए। ये काल को चुनौती देने का काम हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। इसलिए एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सब जो इस महामारी से ग्रसित थे प्रदान किया। और आपको बता दें कि इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से उस वक्त खुशखबरी भी सामने आई जब कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को ये पता चला कि उनके परिजन अब पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने के वक्त कलेक्टर, डीआईजी, सांसद, ये तमाम लोग मौजूद रहे। सब फैसिलिटी अच्छी है। मैं यहाँ के स्टाफ को मैं धन्यवाद अपने मुंह से नहीं कर सकता, क्योंकि इतने ऐसा हमारे लिए करा है। मैं मदीना नगर से आई थी, मदीना नगर हाजी गली से, और यहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा सब डॉक्टर साहब ने, सारे डॉक्टर साहब ने। अल्लाह उन्हें अच्छा रखे। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और यहाँ का नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आज मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ कि जो यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, और जो प्रोटोकॉल आपको दिया है, जो नियमावली आपको दी है, उसको आपको सबको फॉलो करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें आपकी सेहत, आपके परिवार की सेहत और जहाँ रहते हैं उसकी सेहत का ध्यान रखना। और भोपाल से बड़ा अपडेट,
महिला आरक्षक कोरोना संक्रमित निकली है। महिला हेल्पलाइन की आरक्षक हैं और कोरोना संक्रमण इनमें पाया गया है। एडीजी के निर्देश पर पूरे स्टाफ को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। पीएचक्यू स्थित हेल्पलाइन में सिर्फ 4 लोगों की ड्यूटी लगेगी। हेल्पलाइन में काम करने वाले 25 लोग अब होम क्वारंटाइन पर रहेंगे। और लॉकडाउन में अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग पालन नहीं कर रहे नियमों का और उसके बाद क्या उनके साथ हो रहा है। क्या आप इनमें से किसी एक तस्वीर का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर आप इनमें से किसी एक तस्वीर का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, सरकारी निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इंदौर और आगरमालवा की ये तस्वीरें। घर से निकलने वालों को पुलिस ने रोका है, कड़ी सजा उन्हें दी गई है और इस तरीके से सजा दी गई। मेंढक चाल, डड्डू चाल, कछुआ चाल भी इसे कहा जाता है अलग अलग जगहों पर। इस तरीके की सजा दी गई। आगरमालवा में लोगों से कसरत करवाई गई और ये भी कहा गया कान पकड़वाकर हमसे गलती हुई है, ये भी बुलवाया। आगे से घरों से निकलने से पहले सोच लीजिए कि क्या आपको इन तस्वीरों में नजर आना है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अभी बाहर जिंदगी के लिए जंग चल रही है, इसे थमने दीजिए, संयम रखिए, युद्धकाल है, लंबा चलेगा, धैर्य रखिए, धीरे धीरे तस्वीरें बदलेंगी। अभी जोश की नहीं, होश की जरूरत है। ऐसे 3 जब करोगे ना तो पैर भी साथ में चौड़े करना है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।